महाजनपद काल हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, महाजनपद काल जो ये टाइम पीरियड था, इसमें प्रमुख आर्थिक रूप से गतिविधि कौन सी थी? ठीक है, व्यापार करते थे लोग, कृषि करते थे, उद्योग था, शिकार था। तो आर्थिक गतिविधि के रूप में सबसे प्रमुख क्या था? कृषि। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? ऋग्वैदिक काल में पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? पशुपालन। महाजनपद काल में, सॉरी, उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया, और महाजनपद काल में फिर और गहराई, क्योंकि लोहे का अब लोहा मिल चुका है तो कृषि और गहन और सघन हो गई। ठीक, समझ में आई बात? तो महाजनपद काल में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी। गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि ने खेती को बढ़ावा दिया, जिसमें धान की पैदावार, गेहूं, जौ जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ गया। लोहे के औजारों के उपयोग से कृषि जो है ज़्यादा प्रभावी हो गई। ठीक, उत्पादन कैसा होने लगा? अधिशेष, बचत होने लगी। व्यापार और नगरीकरण को उसने जन्म दे दिया, जो अधिशेष उत्पादन हो रहा था, क्योंकि यही जो बचत होती है वही निवेश हो जाता है। बचत ही अर्थव्यवस्था में निवेश होता है। जैसे कोई 10,000 रुपये कमा रहा है और 10,000 में अगर 10,000 खर्च कर दे रहा है तो बचत कुछ नहीं होगा, तो विकास नहीं कर पाएगा, निवेश नहीं हो रहा है कुछ भी। और कोई 10,000 कमा रहा है, 11,000 खर्च कर रहा है, तो 1,000 माइनस में जा रहा है, तो वो तो कोई संभावना ही नहीं है, पतन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई 10,000 कमा रहा है, 7,000 रुपये खर्च कर रहा है, 3,000 बचा रहा है, तो वो 3,000 रुपये क्या करेगा? कहीं ना कहीं निवेश करेगा। वही बचत ही निवेश होती है। ठीक, तो जो अधिशेष हुआ उत्पादन, उसने व्यापार और नगरीकरण को जन्म दिया, और इस प्रकार से कृषि ने न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान कर दिया इस काल को, इस समय को, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संरचना को भी काफ़ी स्टेबल कर दिया। बात समझ में आई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का व्यापक उपयोग हुआ महाजनपद काल में? तांबा, कांसा, लोहा, चांदी। तो लोहा के लोग इस समय दीवाने थे, हर एक चीज़ के लिए लोहा। ठीक है, लोहा हर चीज़ के लिए, चाहे कृषि हो, चाहे युद्ध हो, है ना। और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था उसमें लोहे ने अपनी क्या करी? पकड़ बना लिया। ठीक है, इसका व्यापक उपयोग हुआ। इसने कृषि और युद्ध दोनों में क्या कर दिया? नई क्रांति ला दिया। लोहे के औजारों से जंगल साफ हुए, नई खेती की भूमि तैयार हो गई, उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। युद्ध में लोहे के हथियारों ने सेना को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। जिसके पास सामने लाठी डंडे से लड़ाई करने वाला हो और उधर तलवारें हों, भाले हों, तो टिक पाएगा? ये तो उस समय की बंदूक हो गई, AK-47 हो गया है तलवार, सीधा सर से जो है सर कलम कर दिया, धड़ अलग कर दिया, है ना। ये क्षमता इसमें आ गई थी। तो ये तकनीकी राज्य के निर्माण में और विस्तार में इसने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका का। तो जिसने लोहे का जितना उस समय पे ज़बरदस्त तरीके से यूज किया, वो उतना शक्तिशाली हो गया, और उसमें मगध सबसे आगे निकल गया। ठीक, महाजनपद काल में कौन सी नदी घाटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी? सिंधु घाटी, गंगा, नर्मदा, गोदावरी। कौन सी? गंगा। अब लोग गंगा नदी के आसपास जो है बस रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम इधर ही हो रहा है। ठीक है, निवास भी इनका इधर ही हो चुका है। तो ये महाजनपद काल की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये क्या था? उपजाऊ, कृषि के लिए भी अनुकूल हो गया। ठीक है, और इस क्षेत्र में कौन कौन से महाजनपद हैं? मगध है, कोसल है, काशी जैसे प्रमुख महाजनपद थे, जो गंगा नदी के आसपास ही स्टेब्लिश हुए। और यहाँ व्यापारिक मार्ग भी विकसित हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधि क्या हो गई? बढ़ गई। गंगा घाटी राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास का एकदम केंद्र बिंदु बन गई। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? पंच चिन्हित सिक्के ये किस काल से संबंधित है? बार बार पूछा जाता है। तो ये वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल या गुप्त काल? महाजनपद काल। पंच चिन्हित सिक्के ये महाजनपद काल से संबंधित हैं। ये प्राचीन भारत के सबसे पुराने सिक्कों में से एक है। ठीक है, ये चांदी के बने होते थे और इन पे विभिन्न प्रकार के प्रतीक अंकित होते थे। इसका उपयोग व्यापार में किया जाता था, जिससे आर्थिक लेन देन करना क्या हो गया? आसान हो गया, क्योंकि मुद्रा में लेन देन करना सबसे इजी होता है। वस्तु विनिमय कितना कठिन था। ठीक है, और ये मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण संकेत है कि जो चांदी के ये पंच चिन्हित सिक्के बनाए गए, तो उससे क्या हुआ? आसान हो गया लेन देन। वरना कितना गेहूं दें तो कितना चावल देगा, ये कौन सेट करता? सब जगह अलग अलग पेरीमीटर होता। उसमें अवसरवादिता को जन्म मिल रहा था कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, तो वो ज़्यादा दे देगा।
ठीक है ना। जैसे आपके गांव में आइसक्रीम बेचने वाला आया, अब संयोग से उसके पास से 3 आइसक्रीम बची हुई है। अब लेने वाले आप 10 लोग आ गए, उसने कहा दिया भाई 3 है, इन्होंने कहा कि हम इतना 1 किलो गेहूँ दे देंगे, इन्होंने कहा नहीं चलो मुझे दे दो, मैं 2 किलो दे दूँ। इन्होंने 3 का भाव लगा दिया। ऐसे करके लोग बढ़ते गए तो क्या होगा, उसका मूल्य निर्धारित ही नहीं हो सकता। ये क्या है, अवसरवादिता है कि पहले से कोई चीज़ें सेट नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये तो बहुत बड़ी समस्या रही होगी। ठीक है, तो ये मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण संकेत है पंच चिन्हित सिक्के। ठीक, कब के हैं, महाजनपद काल। महाजनपद काल में व्यापारियों को क्या कहा गया है, उनको नाम क्या दिया गया, कृषक, वणिक, सेनानी, पुरोहित। क्या कहा गया, तो जो व्यापारी थे उनको वणिक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, वणिक। कृषक तो आप जान ही रहे हो, किसान है। सेनानी और पुरोहित को भी जान रहे हो। ठीक है, तो महाजनपद काल में जो व्यापारी हैं उनको वणिक कहा जाता था। ये वस्तुओं का क्या करते थे, आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। व्यापार के विस्तार के साथ साथ व्यापारी वर्ग का महत्व भी क्या हुआ, बढ़ गया। ये श्रेणियों में, ठीक है, ग्रुप्स में संगठित होते थे और राज्य को कर देते थे, राजा को कर देते थे। और वर्ग अर्थव्यवस्था का ये जो वर्ग था, ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि यही बैकबोन बना हुआ था। ठीक है ना। श्रेणी, ये क्या था, सेना था, व्यापारिक संगठन था, ग्राम सभा था, न्यायालय था। क्या था, श्रेणी, ये व्यापारिक संगठन। इसी श्रेणी को क्या कहते थे, व्यापारिक संगठन। व्यापारियों कारीगरों के ये ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके यूनियन थे। ठीक है, जो उत्पादन और व्यापार को क्या करते थे, नियंत्रित। ये संगठन अपने हितों की रक्षा करते थे और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों को क्या करते थे, व्यवस्थित। श्रेणियों ने व्यापार में स्थिरता लाई, आधुनिक ग्रिड प्रणाली का प्रारंभिक रूप प्रदान किया। इससे आर्थिक विकास को क्या हुआ, गति मिली। समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनियन था इनका, किसका, व्यापारियों का और कारीगरों का। महाजनपद काल में कर को क्या कहा जाता था, जो टैक्स था उसको क्या नाम दिया जाता था, दान, बलि, शुल्क या फिर दक्षिणा। तो ये नाम दिया जाता था बलि। अभी भी ये बलि चल रहा है। ऋग्वैदिक काल में ये स्वेच्छाकारी था, लेकिन अब यहाँ तक आते आते कर को बलि ही कहा जा रहा है, जो राजा को प्रजा के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब ये क्या है, कर जो है वो कृषि के रूप में, व्यापार, उत्पादन अलग अलग रूपों में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और अब ये कंपलसरी हो चुका है, ये स्वेच्छाकारी नहीं है। राजा निर्धारित करेगा कितना कर देना है और वो देना होगा। उसको कलेक्ट करने वाले लोगों की भी नियुक्ति हो चुकी है। ठीक है, और इसका उपयोग किस लिए हो रहा है, प्रशासन, सेना, सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता था। ये कर प्रणाली ने राज्य को आर्थिक रूप से क्या किया, मजबूत बनाया, क्योंकि पैसा हर तरफ से आ रहा है, हर कोई पैसा दे रहा है, और शासन को इसने स्टेबिलिटी प्रदान किया। ठीक है ना, समझ गए। महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था, दिल्ली था, पाटलिपुत्र था, मुंबई था, चेन्नई था, कौन सा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र महाजनपद काल का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। इसकी राजधानी क्या थी, मगध। ठीक है ना। ये गंगा और सोन नदी, नाम याद रखिएगा, गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थित था, जिससे ये व्यापार और प्रशासन का क्या बन गया, केंद्र। और गंगा नदी जो थी वो व्यापार, उस नदी के जरिए व्यापार होता था। नदी में नावें चलती थी। ठीक है, तो उसको रूट बना लिया गया था, जल मार्ग। ठीक, इसकी रणनीति, इस रणनीतिक स्थिति ने इसको क्या किया, शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, बाद में ये मौर्य साम्राज्य की क्या बना, राजधानी, एक साम्राज्य के रूप में इसका उभार हुआ। महाजनपद काल में सेना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो महाजनपद काल था इसमें सेना का मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा, व्यापार, रक्षा, विस्तार, मनोरंजन, रक्षा और विस्तार। ठीक है, लगभग हर समय में यही काम रहा सेना का, और महाजनपद काल में भी इसका यही काम था, राजा अपनी शक्ति बनाए रखने, अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सेना का उपयोग करता था। सेना में कौन कौन होता था, तो पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे और रथ शामिल होते थे। इससे युद्ध जो है ज़्यादा संगठित और प्रभावी हो गया। सबके हाथ में तलवारें होती थी, भाले होते थे, और तमाम तरीके के लोहे के बने हुए, जैसे इसमें चाकू है, खंजर है ना, हाथों में पहनने वाले तमाम हथियार, ये सब बनने लगे थे। महाजनपद काल में कौन सा
वर्ग सबसे ज़्यादा निम्न था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे निचले पायदान पे रखा गया था शूद्र को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। इसका मुख्य कार्य क्या रखा गया था? अन्य वर्णों की सेवा करना। उन्हें शिक्षा, धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया। सामाजिक असमानता का ये स्पष्ट उदाहरण था जो आगे चल करके जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ और भारतीय समाज को लंबे समय तक खंडित करता रहा और समाज की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार रही ये व्यवस्था। ठीक। महाजनपद काल में प्रशासन किसके अधीन था? मंत्री के, राजा के, पुरोहित के, व्यापारी के? किसके? राजा के। महाजनपद काल में जो है प्रशासन राजा के अधीन था। ठीक है ना। राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था और उसके अधीन में मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे, कर्मचारी काम करते थे। ये सब कर संग्रह करते थे, न्याय का काम करते थे, शासन को कठोरता के साथ में संभालने का काम करते थे। इससे प्रशासनिक व्यवस्था संगठित हुई और राज्य की पहचान हुई और एक मजबूत राज्य के रूप में पहचान राज्यों की बढ़ती गई। ठीक। महाजनपद काल में न्याय का आधार क्या था? व्यापार, धर्म, युद्ध और शिक्षा। तो न्याय का आधार क्या था? न्याय का आधार धार्मिक था। ठीक है। धर्म जो था वो धर्म परंपरा वही न्याय का आधार बने थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अपराधों के लिए दंड निर्धारित थे और इससे समाज में अनुशासन बना रहता था और सामाजिक संतुलन कायम था। ठीक है ना। महाजनपद काल में अहिंसा किस धर्म का प्रमुख सिद्धांत था? अहिंसा जो है वो किस धर्म का? वैदिक का, बौद्ध, जैन का, इस्लाम का, ईसाई का? तो ये बौद्ध और जैन। अभी तो इतना इस्लाम आया है ना ईसाई धर्म आया है। ठीक है। तो ये बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे अहिंसा। इन धर्मों ने हिंसा का विरोध किया, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का संदेश दिया। इससे समाज में नैतिकता और शांति को बढ़ावा मिला। समझ रहे हैं? यस। महाजनपद काल में मध्यम मार्ग ये किससे संबंधित था? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैदिक धर्म से, शैव धर्म से? किससे संबंधित था मध्यम मार्ग? भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात किया कि ना बहुत ज़्यादा काया को कलेश दीजिए और ना बहुत आराम दीजिए। कोई विचार आपका बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम आपको लूज कर दे। मध्यम मार्गी बन करके जीवन यापन किया जाना चाहिए। ठीक है। इसका मुख्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भगवान बुद्ध ने। इसका अर्थ था अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों जब बिल्कुल बेकार, ना बहुत ज़्यादा भोग और ना बहुत ज़्यादा तपस्या, संतुलित जीवन जीना चाहिए। ऐसी भी तपस्या भगवान बुद्ध को बताया गया, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो कठोर तपस्या पे चले गए। पहले दिन में 1 कटोरी चावल खाने लगे, पूरे दिन में 1 कटोरी, कुछ समय तक। फिर उसको और कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर उसके बाद बस 1 दाना दिन भर में, चावल का 1 दाना, और शरीर सूखता चला गया। फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और शारीरिक रूप से शरीर कमज़ोर होता चला गया। तब उन्होंने कहा कि इस तरीके से कुछ नहीं होगा और फिर उन्होंने वो खीर खाई थी जो संदर्भ आता है। और उसके बाद उनको समझ में आया कि मानसिक शांति जो मार्ग है मध्यम मार्ग का, ये मानसिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है मध्यम मार्ग। ठीक है। अगर मानसिक रूप से शांति होगी और साथ ही साथ जो मध्यम मार्ग है वो मोक्ष की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो दोनों चीज़ों से बचना है। ठीक। बीच का रास्ता सबसे संतुलित है। महाजनपद काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वर्षा कराना, राजा का अभिषेक, युद्ध कराना या व्यापार बढ़ाना? तो राजसूय यज्ञ क्या था? राजा का अभिषेक, राजा का औपचारिक अभिषेक और इसकी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करता था। इस यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी राजनीतिक शक्ति को धार्मिक मान्यता दिलाता था। ठीक है। विभिन्न अनुष्ठानों के द्वारा राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाई गई और ये यज्ञ केवल शक्तिशाली शासक ही कर सकते थे। ठीक है। जिससे उनकी श्रेष्ठता और प्रभुत्व का प्रदर्शन होता था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? शिक्षा से, राज्य विस्तार से, कृषि से, व्यापार? राज्य विस्तार था अश्वमेध यज्ञ। राज्य विस्तार और प्रभुत्व को स्थापित करना। क्या करते थे? घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा जाता था, जहाँ जहाँ वो जाता वहाँ के शासकों को या तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या फिर युद्ध करना पड़ता था। इससे यज्ञ के सफल आयोजन से राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती थी और ये राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक था। महाजनपद काल में कौशाम्बी, महाजनपद काल में जो कौशाम्बी था ये किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी
काशी की, वत्स की, कोशल, अवंती। वत्स। वत्स कौशाम्बी जो थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी जो गंगा यमुना क्षेत्र में स्थित था। ये नगर व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था और इसकी जो स्थिति थी वो व्यापारिक मार्गों पे होने के कारण आर्थिक गतिविधियां यहाँ अच्छे से डेवलप हुई। कौशाम्बी का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक है, इससे इसके ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है। उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? उज्जैन अवंती। उज्जैन जो था वो अवंती महाजनपद की राजधानी थी। ये मध्य भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। उज्जैन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। इससे महाजनपद काल में आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। ठीक है, तक्षशिला ये किस महाजनपद से संबंधित था? मगध, गंधार, वत्स और कौशल। बहुत बढ़िया। गंधार, तक्षशिला जो है वो गंधार महाजनपद की राजधानी थी। प्राचीन भारत का ये प्रमुख शिक्षा का केंद्र थी। यहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, राजनीति की, चिकित्सा की, युद्ध कला की। ठीक है, ये नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पे स्थित था। इसका अपना आर्थिक महत्व भी था। तक्षशिला ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिच्छवी किससे संबंधित थे? ये गणतंत्र, राजतंत्र या फिर व्यापार या धर्म? तो ये गणराज्य था। यहाँ पे गणतंत्र था, यानी कि गणराज्य की प्रणाली का हिस्सा था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रमुख गणों में से एक था। इसमें सत्ता सामूहिक रूप से संचालित होती थी, निर्णय सभा द्वारा लिए जाते थे। ये प्रणाली प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रारंभिक